हाँ भाई बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हाल चाल है सभी बच्चों के? नमस्ते बेटे, नमस्ते। कैसे हाल चाल है आप लोगों के? चैट प्राइवेट करने की क्या जरूरत है? अच्छे हैं, मस्त हैं, बॉस है, बॉस है। यस, यस, बॉस है, मस्त है। ओके, ओके। हाँ बेटा, पहले से ठीक है तबीयत। तबीयत पहले से ठीक है। तबीयत जो है पहले से ठीक है। माहौल कैसा है आप लोगों के यहाँ? हाँ, कल नहीं हुई थी मगर आज होगी। कल एमडी सर की क्लास नहीं हुई थी, आज होगी। बुक बेटा 10 अगस्त के आसपास आ जाएगी। 10 अगस्त के आसपास आ जाएगी बच्चों। हाँ, बारिश आ रहा माहौल तो यहाँ पर भी बहुत खराब है बारिश का, है ना। यदि 1-2 मिनट के लिए नेट जाए तो आप लोग टेंशन मत लेना, अपने आप आ जाएगा, है ना। वैसे तो ऐसा होगा नहीं मगर फिर भी। हम्म हाँ, मौसम बहुत खराब है। मौसम बहुत खराब है, बारिश बहुत हो रही है, रुक रुक के हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एयरटेल का वाईफाई है बेटा मेरा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ाई पे वापस आ जाते हैं, है ना। और पढ़ाई वाले अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ाई वाले अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने 10 तारीख के क्युमुलेटिव टेस्ट के बारे में आपको बता रखा है। 3 तारीख को जो होगा टेस्ट वो तो आपको पता ही है ना। 3 अगस्त को जो टेस्ट होगा वो आपको पता है, मगर जो 10 अगस्त को होगा उस वो क्युमुलेटिव होगा और वो 1 और 2 का सेम होगा। वो 1 और 2 का सेम होगा, है ना। हाँ, यस, 1 और 2 का सेम होगा। हाँ, मोल लिक्विड सोल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स, यस बिल्कुल सही है। मोल लिक्विड सोल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स 10 अगस्त को जो टेस्ट होगा वो कंबाइंड टेस्ट होगा और उसका सिलेबस जो है वो मेजर भी होगा, ध्यान रखिए। वो मेजर टेस्ट होगा और उसका सिलेबस जो है वो मोल, कॉन्सेप्ट, लिक्विड सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स होगा। केमिकल काइनेटिक्स होगा, ये होगा। ठीक है, हाँ। और सारे बच्चे रेडी हो जाए, सारे बच्चे रेडी हो जाएं क्योंकि आपकी स्क्रीन पे टीएसडी आने वाला है। सभी बच्चे रेडी हो जाएं, आपकी स्क्रीन पे टीएसडी आने वाला है। अच्छा, पहले ये बताओ कितने बच्चे रिवाइज करके आए? मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स की क्लास जब तक चलेगी तो आप रिवाइज करके आइएगा। सभी लोग रिवीजन करके आए हो? रिवीजन करके आए हो? रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर, क्या सब लोग रिवीजन करके आए हो? जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, जो पीछे पढ़ा रखा है थर्मोडायनेमिक्स में उसको डेली रिवाइज करके आइए। जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, जो पीछे पढ़ा रखा है उसको डेली रिवाइज करके आइए, डेली रिवाइज करके आइए। आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 23, टेस्ट टीएसडी टेस्ट 23, टीएसडी टेस्ट 23। तो चलो, ये आया आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। बताइए, विच इज
द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? सभी हैं, कोई एक है? बॉइलिंग पॉइंट, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, एटॉमिक मास। बॉइलिंग पॉइंट, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, एटॉमिक मास, चार वैल्यू दी हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है। इसमें आपको बताना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है। यस, वेरी गुड, वेरी। देखो, बॉइलिंग पॉइंट, यदि एक कप पानी लो और उसको एक कप पानी लो, उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दो, तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है? नहीं। सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इंटेंसिव है ना। अब एक ग्लास पानी को चार अलग अलग कप में रख दोगे तो चार पार्ट में डिवाइड हो गया, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा? नहीं। तो इसका मतलब ये इंटेंसिव है। अब क्या वाटर का पीएच चेंज होगा? मैंने कहा एक ग्लास वाटर है, इसका पीएच कितना है? 7। अब इसको मैंने चार पार्ट में कर दिया, अब पीएच कितना है? अभी भी 7 ही है। तो सिस्टम को बाई पार्ट करने से क्या पीएच की वैल्यू चेंज होती है? नहीं। एटॉमिक मास, 10 ग्राम कार्बन है, ठीक, 10 ग्राम कार्बन है, इसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा? 12। इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दो, अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा? 12। एटॉमिक मास थोड़ी चेंज होता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल। आंसर क्या आएगा? ऑल, है कि नहीं? यस। अब बच्चों ने जिद की कि सर एक और क्वेश्चन, तो ये लो, एक और क्वेश्चन ले लो भाई। बातें नहीं, क्लास में कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन इफ ए एंड बी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यदि ए और बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्या कर सकते हो? ए प्लस बी लिखा जा सकता है, ए डिवाइडेड बाई बी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ए माइनस बी लिखा जा सकता है। ऑल करेक्ट। बताओ भाई, यदि ए और बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं तो उनको हम क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? बताओ, उनको हम क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, ए और बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ध्यान है सबको? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ करेक्ट। क्यों? ए और बी क्या है? एक्सटेंसिव, तो उनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और ए और बी क्या है? एक्सटेंसिव, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव भी होता है ना। अब सारे बच्चे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। बताओ भाई, दो में से किसके कितने सही हैं? दो में से किसके कितने सही हैं? जल्दी जल्दी। हाँ, चंचल, नीमो, खुशी। यस 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 यस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं अपनी अगली हेडिंग में। बहुत सही। अब देखो, अगली हेडिंग हमारी क्या है? प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस एंड स्टेट वेरिएबल। क्या होता है प्रोसेस, इसको बताते हैं। गौर से समझिएगा कि प्रोसेस कहते किसको है, ठीक है? सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि व्हाट इज प्रोसेस। देखो यार बच्चों,
प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है बेटा? नीट एडवांस बुक आपकी 10 अगस्त तक आ जाएगी आपके घर में। 10 अगस्त के आसपास आपके घर में आ जाएगी। वो 9 अगस्त भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। मैंने कल परसों पूछा था। एक्टिवेशन एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्टिवेशन एनर्जी मानसी बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्टिवेशन एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब पढ़ा लेने दो मेरे को। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, बताओ व्हाट इज प्रोसेस। तो देखो प्रोसेस होता क्या है, गौर से सुनिएगा, ठीक है? गौर से सुनिएगा। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं प्रोसेस हो रहा है, तुम कमेंट कर रहे हो प्रोसेस हो रहा है ना? प्रोसेस मतलब क्या? कुछ होना प्रोसेस है। कुछ होना प्रोसेस है। कुछ होना प्रोसेस है। मैं बोल रहा हूं प्रोसेस है, तुम कमेंट लिख रहे हो प्रोसेस है, मम्मी तुम्हें 2 थप्पड़ मार रही हैं कि बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है सर्वेश सर की, चल जल्दी से बैठ लैपटॉप के सामने और पढ़ाई कर, प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। खाना खा रहे हो, प्रोसेस है। तो कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। कुछ होने को क्या कहते हैं? प्रोसेस। पढ़ाई पे ध्यान दो, सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। हाँ, अरे भैया एक्टिवेशन एनर्जी एक अलग तरह की एनर्जी है। वो कोई इस तरह की एनर्जी थोड़ी है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इस तरह की एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब पढ़ाने तो फिर बात करेंगे। तो कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, ध्यान रखना। अब उसको साइंस की लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? ये तो सिर्फ बिल्कुल देसी लैंग्वेज है। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, वो तो बिल्कुल देसी लैंग्वेज है। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। तुम नहा रहे हो, प्रोसेस है। तुम पढ़ रहे हो, प्रोसेस है। पापा तुम्हें डांट रहे हैं, प्रोसेस है ना? पापा तुम्हें डांट रहे हैं, प्रोसेस है। तुम एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हो, प्रोसेस है। मम्मी खाना बना रही है, प्रोसेस है। मगर जब प्रोसेस होगा तो इस चीज को साइंस की लैंग्वेज में कैसे बोला जाएगा? तो देखो साइंस की लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है इसी चीज को। देखिए साइंस की लैंग्वेज में इसी चीज को कैसे बोला जाता है। इट इज एन ऑपरेशन। इट इज एन ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम undergoes a change from one state to another state। किसी सिस्टम में कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। अब जरा इस बात को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, जो ये लिख रहे हैं, इट इज एन ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब इस चीज का मतलब क्या है, जरा गौर समझो। मैंने आपको बोला कि कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रोसेस हो रहा है। तो जब कोई भी प्रोसेस होगा तो कोई ना कोई एक वैल्यू में चेंज आएगा जरूर। यदि कोई प्रोसेस होगा तो किसी ना किसी एक वैल्यू में चेंज आएगा जरूर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, समझना आप, जैसे ये देखो भाई, आप इस बात को समझो, ठीक है? देखो बच्चों, ये है, ये हूं मैं, अब देखो यार, ठीक है? अब आप इस बात को जरा ध्यान दीजिए। चलो ये हैं हमारे एसीपी सर। देखो ये एसीपी सर है, अब ये पढ़ा रहे हैं। अब जब एसीपी सर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो देखो उनके पास क्या होगी, एक उनकी लेंथ होगी जिसको आप हाइट कहते हो, है ना?
एक उनका वेट होगा, एक उनकी कुछ एनर्जी होगी। मान लिया उनकी लेंथ 6 फीट है, उनका वजन 85 केजी है और उनकी एनर्जी पढ़ाते समय 100 जूल है। वहां का टेम्परेचर जिस जगह वो पढ़ा रहे हैं मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब गौर से समझना, पढ़ाने से पहले ये सिचुएशन है। एसीपी सर ठीक तो लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है एसीपी सर में? कहीं कोई कमी हो तो बता दो और उनको स्मार्ट कर दो। फिर मत कहना कि लो सर आपने एसीपी सर को स्मार्ट नहीं बनाया। हाँ, कोई कमी हो तो बता दो अभी भी। हाँ सही है, ठीक है। ये लो यार, आप सही है बस। अच्छा अब गौर समझो, एसीपी सर आके खड़े होते हैं, तब उनकी सिचुएशन ये है। अब वो क्लास लेना स्टार्ट करते हैं, अब भाई क्लास उन्होंने स्टार्ट करी। अब क्या हुआ, क्लास स्टार्ट हुई। तो क्लास स्टार्ट होना क्या है, एक प्रोसेस। अब प्रोसेस होने के बाद उनकी सिचुएशन क्या है, अब हम लोग ये चेक करते हैं। प्रोसेस होने के बाद उनकी लेंथ में कोई चेंज आएगा? क्लास पढ़ाने के बाद लेंथ में कोई चेंज आएगा, यस या नो? बताओ। उनकी लेंथ पहले 6 फीट थी, अभी भी 6 फीट हाइट रहेगी कि चेंज हो जाएगी? चेंज होगी नहीं। अच्छा वजन में कोई चेंज आएगा? लगभग वही रहेगा यार, एक क्लास पढ़ाने से वजन थोड़ी उनका कम हो जाएगा, है कि नहीं? वही रहेगा। अच्छा टेम्परेचर, टेम्परेचर तो रूम का होता है, लगभग वही रहेगा। अब बात आती एनर्जी। जब आप इतनी मेहनत से क्लास पढ़ाओगे तो एनर्जी में चेंज आएगा? आएगा। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पता चला 10 जूल एनर्जी उन्होंने खर्च कर दी, 90 रह गई, 90 रह गई। तो जब क्लास पढ़ाई गई, मतलब पूरा प्रोसेस हुआ, क्यों? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, तो कुछ हुआ। तो जरा देखो, कुछ हुआ तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें चेंज जरूर आया। आप चेक करो, किसी ना किसी एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू में चेंज जरूर आता है। जैसे देखो एनर्जी में चेंज आया, एनर्जी में चेंज आया, आया कि नहीं आया? तो जरा देखो इसको क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू है इनको बोला जाता है स्टेट, कि अभी प्रोसेस इस स्टेट पर है। ये जितनी वैल्यू है इनको क्या बोलते हैं, एक स्टेट नाम दिया जाता है, कि ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है। ये जो वैल्यू का ये है ना सेट ऑफ वैल्यूज, इनको एक स्टेट बोला जाता है। सेट ऑफ वैल्यूज को क्या बोलते हैं, स्टेट। तो ये एक स्टेट है। अब हम बोलते हैं प्रोसेस हुआ होगा तो कोई ना कोई वैल्यू चेंज होगी ही होगी। तो जब एक स्टेट, ये 4 वैल्यू एक स्टेट है, अब इनमें से कोई वैल्यू चेंज हुई तो ये आ गई नई स्टेट। इसको क्या नाम दे दिया, स्टेट 2। ये नई स्टेट है, क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू चेंज हुई है, इसको नाम दिया नई स्टेट, न्यू स्टेट। तो जब प्रोसेस होता है तो कोई ना कोई एक वैल्यू चेंज होती है, और जब एक वैल्यू चेंज होती है तो उसको बोलते हैं वो नई स्टेट पे चला गया। अब इसी चीज को साइंस की लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है, प्रोसेस क्या है, एक ऐसा ऑपरेशन है, प्रोसेस क्या है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। इट इज एन ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम अंडरगोज चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। तो वो सेट ऑफ वैल्यूज को हम स्टेट नाम देते हैं। और जब प्रोसेस होगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा,
तो जब दूसरी सेट ऑफ वैल्यू आई उनको हम दूसरी स्टेट नाम देते हैं, उसको हम दूसरी स्टेट नाम देते हैं। जैसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी एनर्जी खर्च होगी, है ना, तो तुम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए, और पढ़ाई करना प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस का मतलब क्या है? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में उस कुछ होने को कैसे बताया जाता है? साइंस की लैंग्वेज में उस कुछ होने को बताया जाता है कि वो एक ऑपरेशन है जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। साइंस की लैंग्वेज में इसको कैसे कहते हैं कि ये एक ऑपरेशन है जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है। और ये जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ये जो आप सेट ऑफ वैल्यूज देख रहे हो, इनको बोला जाता है स्टेट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज होने पर ये वैल्यू चेंज होती है, इसमें से कुछ वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। दिस वैल्यू इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल एंड सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड स्टेट। गौर समझो, ये पूरा सेट स्टेट है और ये जो वैल्यू है इनको स्टेट वेरिएबल कहा जाता है। और जब ये सेट में कोई भी एक वैल्यू चेंज हुई, इसका मतलब वो नई स्टेट पे पहुंच गया। तो अब आप लोगों को बात समझ में आ गई, प्रोसेस क्या होता है, स्टेट क्या होता है, और स्टेट वेरिएबल क्या होता है। प्रोसेस का मतलब कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, और उसकी जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, उसकी जो सेट ऑफ वैल्यूज है उनको स्टेट कहते हैं, और उन वैल्यूज को स्टेट वेरिएबल कहते हैं। तो सभी बच्चों को यह बात समझ में आई? प्रोसेस क्या है? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, है ना। और जब प्रोसेस होगा तो कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर चेंज होगी, कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर चेंज होगी, और कोई भी एक वैल्यू चेंज हो गई तो हम बोलते हैं स्टेट चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपके सिलेबस में लेके आता हूं, ये तो मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए एक हमारा देसी एग्जाम्पल उठाया, है ना, अपना देसी एग्जाम्पल उठाया। अब मैं आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम्पल देता हूं। सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम्पल कैसा, जरा ये देखो, सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम्पल कैसा आएगा। देखिए, जैसे मान लो ये गैस है, देखो बच्चों, ये एक कंटेनर है ना। अब इस कंटेनर में मैंने गैस फिल कर रखी है, ये कंटेनर है और ये गैस है, ये कोई गैस है, और अभी पिस्टन हमारा यहां पर है, मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, अभी पिस्टन यहां पर है। तो जब पिस्टन यहां पर है तो देखो, गौर सुनिए, ये गैस है, तो इस जगह पे इसका वॉल्यूम कितना है? V1, टेम्परेचर कितना है? T1, प्रेशर कितना है? P1, मोल कितने हैं? N1। भाई गैस की वैल्यू क्या होगी? अब गैस कोई एसीपी सर जैसा 6 फीट का तो होगा नहीं, एसीपी सर जैसा स्मार्ट तो होगा नहीं, है ना, एसीपी सर जैसा ये सब तो होगा नहीं, मगर गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी? उसके मोल होंगे, उसका टेम्परेचर होगा, उसका वॉल्यूम होगा, उसका प्रेशर होगा। तो ये देखो, अब ये देखो, ये पूरी सेट ऑफ वैल्यू को नाम दे दिया गया स्टेट 1। ये एक स्टेट है, इस सेट ऑफ वैल्यू को स्टेट कह दिया गया, और ये स्टेट वेरिएबल है, ये स्टेट वेरिएबल है, इस स्टेट के वेरिएबल होने वाली चीजें। अब पिस्टन क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, हो क्या रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। अब ये यहां से एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ और पिस्टन यहां पर पहुंच गया, ऐसे ये पिस्टन पहुंच गया एक्सपेंड होकर। इसने क्या किया? अपने को एक्सपेंड किया। अब जब एक्सपेंड करके यहां पहुंचा तो देखो जरा, वॉल्यूम बढ़ गया, चेंज हो गया, टेम्परेचर मान लो चेंज नहीं हुआ, अब वॉल्यूम चेंज हुआ है तो प्रेशर चेंज हो जाएगा,
क्या गैस निकली? नहीं। तो जब गैस निकली नहीं तो मोल चेंज होंगे? नहीं होंगे। सिर्फ पिस्टन ऊपर गया है, सिर्फ पिस्टन क्या है? ऊपर गया है। तो जब सिर्फ पिस्टन ऊपर गया है तो क्या गैस निकली? नहीं। तो मोल चेंज होंगे? नहीं। और ये तुमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया है तो टेम्परेचर भी नहीं चेंज हुआ। तो देखो कोई ना कोई वैल्यू चेंज हुई ना, तो इसको नाम दे दिया गया स्टेट 2, इसको नाम दे दिया गया स्टेट 2। और कुछ स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई और इसी को क्या बोलोगे? प्रोसेस। पिस्टन का एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रोसेस है, पिस्टन का एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रोसेस है, और एक नई स्टेट से दूसरी स्टेट जाएगा। तो एक बात दिमाग में हो गई, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। जब कुछ होता है तो कोई ना कोई वैल्यू चेंज होती है ना? कोई ना कोई वैल्यू चेंज होती है। और साइंस की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है। इन सेट ऑफ वैल्यूज को स्टेट बोला जाता है और इंडिविजुअल वैल्यू को स्टेट वेरिएबल बोला जाता है। अच्छा, अब जरा देखो, हमने ये डिफिनीशन तो पढ़ ली कि प्रोसेस क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोसेस की, प्रोसेस के प्रकार, टाइप ऑफ प्रोसेस। अब देखो टाइप ऑफ प्रोसेस क्या होता है, गौर से देखो, ध्यान दीजिए। जब ये प्रोसेस हुआ तो जरा देखो, चेक करो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज नहीं आया है, पूरे प्रोसेस में मोल में चेंज नहीं आया। तो प्रोसेस होते समय यदि कोई चीज कांस्टेंट है तो उसके बेसिस पे उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाते समय मेरी लेंथ कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी, घिस थोड़ी जाऊंगा कि नहीं एक क्लास पढ़ाई तो सर्वेश सर 1 इंच घिस गए, और यदि 1 इंच घिस गए तो फिर आज तो मैं बचा ही ना होता, अब तक तो मैं खत्म हो गया होता, इतनी क्लासें लिए। तो हाइट कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया, इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया आइसो हाइट कांस्टेंट प्रोसेस, आइसो हाइट कांस्टेंट प्रोसेस। तो प्रोसेस होते समय जो चीज कांस्टेंट होती है उसके बेसिस पे उस प्रोसेस का नाम रख दिया जाता है। देखो जैसे क्या, देखो जैसे क्या, ये देखिए, देखिए, ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस इट कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि प्रोसेस होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो वो कैसा है? प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस कुछ होते समय जो चीज कांस्टेंट है उसी के बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया, प्रोसेस का नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है। क्या? प्रोसेस होते समय यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस होते समय यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने उसको कह दिया आइसोथर्मल प्रोसेस। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0। भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0। अब आप बताओ ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है या नहीं है? बताइए, ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है या नहीं? जब प्रोसेस हो रहा है तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाएगा, ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाएगा। तो देखो टाइप ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 0 होगी, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 0 होगी। अब जरा देखिए, प्रोसेस होते समय यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच
प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर जीरो, चेंज इन प्रेशर जीरो। पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस होते समय प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस। अब पूरे प्रोसेस होते समय वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। यदि प्रोसेस होते समय वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। ये देखिए, अब एडियाबैटिक प्रोसेस ये क्या है? जब प्रोसेस हो रहा है तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो एडियाबैटिक प्रोसेस। सर प्रेशर के साथ और कोई वेरिएबल भी अगर कांस्टेंट हो तो क्या आइसोबैरिक बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हो। जो कांस्टेंट है वो प्रोसेस है। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसेस आइसोबैरिक भी कोई प्रोसेस आइसोबैरिक भी आइसोथर्मल भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना होता हो। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दुनिया में दो ही लोग हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q की वैल्यू जीरो, dQ की वैल्यू जीरो और डेल्टा Q की वैल्यू भी जीरो। अब यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन आ सकता है। क्यों? अभी पीछे प्रोसेस में देखो, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, dV इक्वल टू जीरो, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, dP इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल्टा T इक्वल टू जीरो। और यहां पे आपने ये लिख दिया, यहां पे आपने ये लिख दिया। तो अब गौर से समझना, ये पॉइंट बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं बता देता हूं। ये मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। यदि आप सभी बच्चों को ध्यान हो तो मैंने कल पढ़ाया भी था, याद है? मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब सिस्टम को अपनी एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर करनी है। ये सराउंडिंग है, सिस्टम को अपनी एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर करनी है। तो ये एनर्जी जैसे ही सिस्टम की बाउंड्री से बाहर निकलेगी, वर्क में चेंज हो जाएगी और हीट में चेंज हो जाएगी। अब ये हीट ट्रेवल करेगी, वर्क ट्रेवल करेगा, ये हीट ट्रेवल करेगी, वर्क ट्रेवल करेगा। जैसे ही इस बाउंड्री के अंदर जाएगा, जैसे ही इस बाउंड्री के अंदर जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे तो एनर्जी का ट्रांसफर यहां से यहां हुआ, मगर एनर्जी खुद नहीं गई है। एनर्जी को ट्रांसफर कराने के मोड होते हैं वर्क और हीट। इसीलिए उसको बोला जाता है कि एक टाइप की एनर्जी है। जैसे वर्क और हीट को कहते हैं कि एनर्जी एक टाइप की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी पहले इसमें कन्वर्ट होती है, वर्क ट्रेवल करता है, हीट ट्रेवल करती है, और सराउंडिंग पे जैसे ही बाउंड्री के अंदर पहुंचते हैं वो तुरंत फिर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हीट कितनी है? जीरो। यहां पर हीट कितनी है? जीरो। ये जो क्यू देख रहे हो, रियलिटी में ये चेंज इन हीट ही है। आप क्यों लिखो, आप क्यू लिखो या डी क्यू लिखो, दोनों सेम बात है, दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू सिस्टम में होती ही नहीं है। सिस्टम में उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती ही नहीं है। सिस्टम में उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती नहीं है, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। तो क्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट है। तो जब वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट हुआ है तो क्यू अपने में खुद एक चेंज है। तो मैं आपको नोट डाल के लिख रहा हूं, जरा ध्यान रखना।
नहीं तो यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को। Q ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होता है, वर्क और हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, वर्क एंड हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, इसीलिए ध्यान रखना Q और DQ, DQ या डेल्टा Q दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। Q और DQ दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब Q और DQ सेम बात है, Q और DQ, DQ सेम बात है, सेम बात है, सेम बात है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चेंज तो जीरो होगा ही, क्यों? ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही मतलब हीट डेवलप नहीं हो रही है, तो हीट डेवलप नहीं हो रही है तो Q भी चेंज है, DQ भी चेंज है, इसलिए दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू जीरो है। नहीं तो बच्चों को ये कंफ्यूजन जरूर आएगा कि आप V इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख रहे हो, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखने का मतलब V की वैल्यू है, जीरो नहीं है, उसका चेंज जीरो है, और यहां पे आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को जीरो लिख रहे हो, तो Q की एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं, दोनों ही चेंज है। अब क्या है, आपने V dV लिखा तो लोगों ने Q dQ लिखना भी चालू कर दिया, मगर वो दोनों ही चेंज है, इसलिए दोनों की वैल्यू जीरो है। तो ये बात समझ पा रहे हो? ये बार बार आएगा कि हम Q लिखें या DQ लिखें, सेम बात है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। W लिखें या DW लिखें, सेम बात है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है, सिस्टम में थी ही नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होती हैं। Q और W ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ना तो ये इंटेंसिव है ना ये एक्सटेंसिव है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है। तो बाउंड्री प्रॉपर्टी डायरेक्ट चेंज होता है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये जो है बात सेम है, क्योंकि ये सब के सब चेंज है, ये सब के सब चेंज है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे लिखा। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो। यस, तो अब गौर से मेरी बातों को सुनो। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा, अब बात आती है साइक्लिक प्रोसेस की। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस, अब देखो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, मतलब क्या है, गौर से समझना, मैं समझाता हूं। देखो, हम लोग फिर एसीपी सर के पास चलते हैं, 1 मिनट के लिए फिर एसीपी सर के पास चलते हैं। देखो, जब एसीपी सर ने क्लास चालू की तो उनके पास ये प्रॉपर्टी थी, क्लास खत्म हुई उनके पास ये प्रॉपर्टी है। एक वैल्यू में चेंज आया एनर्जी में, देखो आया कि नहीं आया? हाँ, तो हमने कहा प्रोसेस हुआ है, हमने क्या कहा? प्रोसेस हुआ है। क्यों? स्टेट में चेंज आया है। अब गौर सुनना, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब बच्चा समझता है कि साइकिल बन रही है, डिफिनीशन लिखी होती है जहां से चले वहीं पे वापस आ गए तो साइक्लिक प्रोसेस है। अरे ये फर्जीपना है, साइंस की लैंग्वेज में क्या है जरा समझाता हूं।
साइंस की लैंग्वेज में क्या है जरा समझाता हूं, गौर समझना, गौर समझना। यदि ड्यूरिंग द प्रोसेस कितनी एनर्जी कम हो रही है, 10, लेंथ में, हाइट में कोई कमी नहीं आई, वेट में कोई कमी नहीं आई, टेम्परेचर में कोई कमी आई नहीं, एनर्जी में कमी आ रही है। मान लो ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस इनको बाहर से, ड्यूरिंग द प्रोसेस इनको बाहर से 10 जूल एनर्जी दे दी जाए, तो जब प्रोसेस खत्म होगा तब एनर्जी क्या होगी, जब प्रोसेस खत्म होगा तब एनर्जी क्या होगी, 100। अब क्या ये नई स्टेट आई, बताओ, प्रोसेस तो हुआ, प्रोसेस तो हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसेस उनको क्या क्या दे दिया गया, एनर्जी दे दी गई, है ना, कुछ खाना दे दिया गया, कुछ पीने के लिए उनको जूस दे दिया गया, है ना, जिससे उनकी एनर्जी फिर बढ़ गई और 100 हो गई। तो बताओ क्या प्रोसेस नहीं हुआ, क्या क्लास नहीं पढ़ाई गई, पढ़ाई गई, मगर स्टेट में चेंज आया, सारी स्टेट सेम है, क्या स्टेट में चेंज आया, नहीं, जो पहली वैल्यू थी वही दूसरी वैल्यू है, तो स्टेट में चेंज ही नहीं आया। तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जहां से चले वहीं आ गए, क्यों, स्टेट चेंज नहीं हुई है ना, स्टेट चेंज नहीं हुई है ना भाई। ये देखो, ये देखो, अभी उनकी सिचुएशन ये थी, ये, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो। और ऐसा क्या हुआ है, ये देखो, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम हो। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। मतलब कोई प्रोसेस, कोई प्रोसेस, गौर समझिए, कोई प्रोसेस जिस स्टेट से चला उसी स्टेट पे आ गया। इसको इन जनरल समझाने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं कि जैसे ये ए नाम की स्टेट है, वो ए से बी पे गया, नई स्टेट बनाई, बी से सी पे आया, नई स्टेट बनाई, सी से डी पे आया, नई स्टेट बनाई, फिर वापस ए पे आ गया। तो हम कहते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये क्लोज सर्किल होना नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये क्लोज सर्किल होना नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है, देखो मैं एक बार और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि बच्चे साइक्लिक प्रोसेस का मतलब गलत समझते हैं, और उसमें बच्चों की गलती नहीं है क्योंकि समझाया गलत जाता है। देखो, अब गौर समझिए, गौर से समझिएगा सारे बच्चे, ठीक है, अच्छे से समझिए। हाँ, कि हाँ हमारी प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कब कहते हैं। जैसे ये देखो, इसको थोड़ा सा सही बना लेता हूं। अब देखना बच्चों, देखो गौर से देखो, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, मोल N1 है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये प्रोसेस यहां से यहां गया, टेम्परेचर T2 हो गया, प्रेशर P1 है, मोल N1 है, वॉल्यूम V1 है। फिर ये प्रोसेस यहां से यहां आया, टेम्परेचर T1 हो गया, प्रेशर P1 हो गया, ये V1 हो गया, ये V1। अब गौर से समझो इस प्रोसेस को। पहला, क्या बताओ, जब हम ए से बी जा रहे हैं तो प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। हम ए से बी जा रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, क्या किसी वैल्यू में चेंज आ रहा है, देखो टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है तो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हुआ। अच्छा, बी से सी जा रहे हो तो प्रोसेस हो रहा है, चेक करो, प्रोसेस हुआ, टेम्परेचर में चेंज है, चेक करिए, टेम्परेचर में चेंज है, चेक करो, टेम्परेचर में चेंज है, प्रोसेस हो रहा है। T2 से T1 हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज है, प्रोसेस हो रहा है, हो रहा है। अब कोई मान लो डायरेक्ट ए से सी गया, ए से सी गया,
तो देखो जो ए की स्टेट है वही सी की स्टेट है, जो ए की स्टेट है वही सी की स्टेट है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस बोला जाएगा। जहां से चला वहीं पे वापस आ गया, चेक करो, जहां से चला वहीं पे वापस आ गया, मतलब सारी स्टेट की वैल्यू सेम हो जाना साइक्लिक प्रोसेस है। सारी स्टेट की वैल्यू सेम हो जाना, जो इस स्टेट की वैल्यू थी टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, N1 V1, वो स्टेट की वैल्यू। इसी को एक देसी लैंग्वेज में ऐसे बताया जाता है, इसी को देसी लैंग्वेज में ऐसे बताया जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है जब प्रोसेस की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए। देखो जो इनिशियल स्टेट की वैल्यू है वही फाइनल स्टेट की वैल्यू है, तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब ए से सी तक जाना साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक है। ए से बी साइक्लिक नहीं है, क्यों? सारी वैल्यू सेम है, चेक करो। नहीं, बी से सी साइक्लिक नहीं है, मगर ए से सी का प्रोसेस साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, स्टेट सेम है, और स्टेट सेम है तो इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो गई? सेम हो गई। और इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम हो गई तो प्रोसेस का नाम साइक्लिक रख दिया जाता है। तो प्रोसेस का नाम क्या रख दिया जाता है? साइक्लिक। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, प्रोसेस के दौरान स्टेट चेंज ना हो। तो प्रोसेस के दौरान स्टेट ना चेंज होने का मतलब यह है कि जिस स्टेट से चला उसी स्टेट पर वापस आ गया, तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। सर मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस समझ नहीं आया। शंकर, यदि प्रोसेस होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उस प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उस प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो जरा, ये सारे प्रोसेस मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ये सारे प्रोसेस मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सब लोग जरा ध्यान दें, गौर से देखिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, सीएचडी भी दूंगा, सीएचडी भी दूंगा। गौर सुनो, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, और वो जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टेट बोला जाता है, और उन प्रॉपर्टी को, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को स्टेट वेरिएबल बोला जाता है। इतनी बात बताई, ठीक। फिर जब कुछ होगा तो कुछ होते समय कुछ चीजें कांस्टेंट हो सकती हैं, तो कुछ होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, कुछ होते समय प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस, कुछ होते समय वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, कुछ होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस, कुछ होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि जहां से चले मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए तो उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए तो उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस सेम नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट करने का रास्ता सिर्फ हीट नहीं होती है, वर्क भी होता है। हम वर्क के थ्रू भी टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हैं। अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मगर हीट मिलती रहेगी, हीट मिलती रहेगी। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखो, मेरा टेम्परेचर अभी मान लो 25 डिग्री है, गौर सुनना बेटा, ठीक है। मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री, मुझे 10 जूल हीट मिली और मैंने 10 जूल का काम कर दिया, तो बताओ मेरी हीट बढ़ी, मेरा टेम्परेचर बढ़ा? नहीं भाई, मुझे 10 जूल हीट मिली और मैंने 10 जूल का काम कर दिया, तो 10 जूल आया, 10 जूल खर्च हो गया, तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, मगर हीट मिल रही है। क्यू की वैल्यू जीरो कहां है? क्यू की वैल्यू जीरो कहां है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट जीरो हो भी सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, वर्क जीरो हो भी सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है
हीट का एक्सचेंज नहीं होगा मगर टेम्परेचर चेंज होगा। भाई हमें हीट नहीं मिली मगर मेरा टेम्परेचर तो बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जरा गौर से देखना, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, आओ बेटा तुम इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे दोनों गाल का टेम्परेचर एक बार चेक कर लो। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वो दोनों गाल का टेम्परेचर चेक कर ले एक बार। बराबर है? पक्का बराबर है ना? हाँ। अब तुम घर में उसको बुलाओ जिससे तुम्हारी न बनती हो, टसन होती हो। जैसे छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। या फिर मान लो मम्मी पापा को मत बुलाओ, वो बच्चे को ज्यादा नहीं मारते हैं, इनको बुलाओ और उनसे कह दो कि एक गाल में जरा तुम्हें थप्पड़ बाई थप्पड़ मारना शुरू करे। धाड़ 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 10-12 थप्पड़ मारे लगातार। अब जरा टेम्परेचर चेक करना दोनों गाल का। फिर से एक बार थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करो। तो तुम्हारा जिस गाल में मार पिटाई हुई है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? हमने हीट तो दी नहीं, हमने वर्क कर दिया है। हमने वर्क कर दिया है भाई, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है मगर वर्क के थ्रू तो हम टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हैं। हमने काम कर दिया है, हमने तुम्हारे ऊपर क्या है, काम कर दिया है। दे थप्पड़, दे थप्पड़, अब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया। तो हीट तो नहीं दी तुम्हें। और एग्जांपल देता हूं, जब तुम रोड में जाते हो तो देखा होगा कि रोड के किनारे किनारे लोहार लोग, लोहार लोहार मतलब जो छोटी छोटी चीजें बनाते रहते हैं, कुल्हाड़ी बनाते रहते हैं, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, पेड़ लगाने के लिए, खोदने ओदने के लिए जो चीजें होती हैं वो बनाते रहते हैं। तो वो क्या है, लोहे को सपाट करते हैं, पीट पीट कर, हथौड़े से पीट पीट कर सपाट करते हैं। वो एनर्जी थोड़ी दे रहे होते हैं, वो वर्क के थ्रू टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं। वो वर्क के थ्रू टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस ये अलग अलग प्रोसेस है। बस इतना ध्यान रखना, आइसोथर्मल का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी चीजें कुछ भी हो सकती है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट हमें कहीं से मिलेगी नहीं, हम किसी को हीट देंगे नहीं, बाकी सब कुछ भी हो सकता है, बाकी सब कुछ भी हो सकता है। सही है? अच्छा, बच्चों ने कहा सर ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब यार एक और बवाल है, जानते हो क्या? जानते हो क्या? जरा देखिए, बच्चों ने कहा सर क्या बवाल है, तो अब मुझे बताइए। आपने ये बोला कि कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, हमने कहा हां, तो पूछा गया वो कुछ होएगा कैसे? अच्छा हाँ, चलो पहले सीएचडी लिख देता हूं। बच्चा कह रहा है सर पहले सीएचडी लिख दो, चलो पहले सीएचडी लिख देता हूं, पहले सीएचडी लिख देता हूं, शॉर्ट नोट्स लिख देता हूं। पहले शॉर्ट नोट्स, ये देखो, ये देखो आपके शॉर्ट नोट्स आ गए, इसमें सब कुछ है, गौर से समझो। पॉइंट नंबर 1, प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख देता हूं, है ना। इट इज ऑपरेशन, अब थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन जिसमें क्या होता है, सिस्टम गोज वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अच्छा, अब जरा देखो टाइप ऑफ प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा बताइए? आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा।
ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 0 होगी। अच्छा अगला बताइए, आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलोगे? आइसोबैरिक प्रोसेस किसको बोलोगे? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, पूरे होल टाइम प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? चेंज इन प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलोगे? आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलोगे? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो डीवी की वैल्यू कितनी होगी? 0। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये देखो, फिर कौन सा प्रोसेस आएगा? फिर आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलोगे? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हीट की वैल्यू 0 होगी। ये देखो, क्योंकि Q क्या है? Q और DQ दोनों सेम बात है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिख देता हूं, Q और DQ दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। Q और DQ दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम बात है। हाँ बच्चों देखो, हाँ आज एक्चुअल में पता नहीं स्कूलों में किस चीज की छुट्टी है, तो क्या है, स्कूलों में छुट्टी है, तो क्या हुआ, वैसे मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ फिर क्लास लेता हूँ, तो आज क्या है, छुट्टी है, तो सब लोग सो रहे हैं। अच्छा, तो क्यों? क्योंकि इनकी वजह से सब लोग 6 बजे जग जाते हैं। तो मैंने क्या हुआ है, मैं चाय आय नहीं पी, मैं डायरेक्ट क्लास में आ गया। तो अब वो जगह है, तो उसने देखा होगा कि सब लोग सो रहे हैं, तो उसको अपना जो भी महसूस हुआ है, इतने से है मगर जो भी महसूस हुआ है, तो वो मेरे से पूछने आ रहा था कि पापा मैं आपको चाय बना के दे दूं, आप क्लास पढ़ाते पढ़ाते चाय पी लेना। अरे मैंने कहा तुम इतने से हो यार, ठीक है। तो भाई मैं उसको मना कर रहा था, नहीं तुम मुझे चाय मत दो, तुम अपना खेलो कूदो, क्योंकि अब वो जगह होगा। तो जगह, तो उसने देखा। चलिए पढ़ाते हैं, है ना। तो आज स्कूलों में किसी तरह की छुट्टी है, किसी चीज की? कौन सी क्लास में? फिफ्थ में, फिफ्थ में, क्लास फिफ्थ। फिफ्थ है मतलब इतना बड़ा हो गया, वो सब कर लेता है, उसको सब सिखाया है उनकी मम्मी ने कि बेटा चाय कैसे बनाते हैं, सब सिखा दिया है। उसका रीजन है पता नहीं कैसी सिचुएशन कब फेस करनी पड़े। भाई आप लोग हॉस्टल में रहते हो, उसको भी रहना पड़ सकता है, तो आना सब कुछ चाहिए। तो वो ये सब छोटी मोटी चीजें मतलब बना लेता है, छोटी मोटी चीजें बना लेता है, चाय बनाना, मैगी बनाना, ये फर्जी चीजें बना लेता है। मैंने तो देखो, मैंने कुछ नहीं सिखाया है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं रहता मैं ध्यान दे पाऊँ, तो सब उन्हीं ने सिखाया है कि हाँ भाई देखो। अच्छा अब पढ़ाने पे आ जाओ। तो देखो Q और DQ दोनों क्या है, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब Q और DQ सेम चीज है, Q और DQ सेम चीज है। अच्छा अब इसी तरह से आ जाओ, साइक्लिक प्रोसेस।
साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए ड्यूरिंग प्रोसेस। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम हो जाए, सेम। यदि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप साइक्लिक प्रोसेस। अब जरा देखो यार, एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या? आपने कहा कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, वो कुछ होएगा कैसे? होएगा कैसे? है कि नहीं? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं तो वो कुछ करने का कोई तरीका भी तो होगा। तो कुछ करने के तरीके को मोड ऑफ प्रोसेस कहते हैं। मोड ऑफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे तुमने कहा खाना बनाना एक प्रोसेस है। अब ये बनेगा कैसे? तब मम्मी बताती हैं कि बेटा आपको दाल बनानी है तो पहले दाल को फुला लो, फिर दाल को कुकर में डाल लो, फिर पानी डालो, हल्दी डालो, नमक डालो, और तुम्हें तड़केदार दाल चाहिए तो कुछ मसाले डाल दो और उसको चढ़ा दो, और 4-5 सीटी आ जाए तो उतार लेना, बन गई दाल। सिखा दिया है, दाल बनाना सिखा दिया है। चावल भी सिखा दूं? चावल भी सिखा दूं। चावल भी फुला लो, फुलाने के बाद कुकर में डालो, और जितना चावल हो उससे इतना सा पानी ज्यादा डालना, इतना अंगुल, और सीटी लगा दो एक, बस छोड़ दो, एक सीटी लगा दो, चावल भी बन गया। अब बस भाई खा लो, सबका दाल चावल तैयार करा दिया है, खा लो। तो कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, मगर वो कुछ करने का तरीका भी तो होगा। बात समझ पा रहे हो? कुछ करने का तरीका भी तो होगा। जैसे खाना बनाना एक प्रोसेस है, मगर खाना बनाने का तरीका भी तो होगा, है? जैसे चावल बनाने के 2 स्टाइल होते हैं। चावल बनाने के 2 स्टाइल होते हैं, देखना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घरों में चावल कुकर में बना दिया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, है ना? क्या करते हैं? कुकर में अपना चावल को थोड़ी देर के लिए वो कर लिया, सोक कर लिया, है ना? और फिर उसको कुकर में डाला और पानी डाला और कुकर बंद करके एक सीटी मार दी, चावल बन गया। कुछ लोग आपने देखा होगा चावल बनाते हैं किससे? वो भगोने में, और उसको चावल डालते हैं, पानी डालते हैं, और फिर उसको उबालते हैं, और उसके माड़ को उसको निकाल देते हैं। ध्यान है ना? ऐसे चावल बनाया जाता है। तो यार चावल बनाने को प्रोसेस कहेंगे, मगर बनाने के 2 तरीके हैं। कुछ करने के तरीके भी होंगे ना, तो 2 तरीके, एक कुकर लगा के सीटी मार दी और एक पतीले में चढ़ा दिया और उबालते रहे। भाई ये जो मैं कह रहा हूं कोई समझ पा रहा है कि पता चला किसी ने कुछ देखा ही नहीं है, कभी कोई किचन के अंदर कभी गया ही नहीं है, वो कहेगा क्या बता रहे हैं सर? सर आजकल लगता है खाना ही बनाते हैं, पढ़ाना अड़ाना सब इधर उधर हो गया है। तो भाई ये मतलब कभी तुम लोगों ने देखा है ना घर के अंदर? घर के अंदर देखा है ना? हाँ, कि पता चला मैं फर्जी वाले एग्जाम्पल उठा रहा हूं, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल उठाऊं जो तुम जानते हो। मुझे लग रहा है कि तुम जानते हो, जानते हो ना ये सब, मतलब ठीक है ना ये एग्जाम्पल? हाँ ठीक है, सब सही है, तब ठीक है, तब सही है। तो देखो चावल 2 तरीके से बनाए जाते हैं। तो देखो चावल बनाना प्रोसेस है। अब बनाने के तो 2 तरीके हैं ना, तो उस प्रोसेस को करने के कितने तरीके होते हैं? तो साइंस की लैंग्वेज में बोला गया कि उस प्रोसेस को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीके का नाम रिवर्सेबल प्रोसेस है और एक तरीके का नाम इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक तरीके का नाम रिवर्सेबल प्रोसेस है और एक तरीके का नाम इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो कुछ भी कर रहे हो, कुछ होना प्रोसेस है, तो दुनिया में जितने तरह के भी प्रोसेस है उनको सिर्फ 2 ही मेथड से कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है दुनिया में जितने तरह के प्रोसेस है उनको सिर्फ 2 ही मेथड से कर सकते हो। जैसे मैंने चावल बनाने के 2 मेथड बताए,
तो इनका कहना तीसरा मेथड ही नहीं होता है, सिर्फ दो ही मेथड होते हैं। एक का नाम रख दिया रिवर्सिबल, एक का नाम रख दिया इरिवर्सिबल। जैसे सीटी लगाने वाले का नाम कुछ रख देते, सीटी लगाने वाले का नाम कुछ रख देते, और वो भगोने में चढ़ाने वाले का कुछ नाम रख देते, है ना। तो देखो, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, और उस कुछ को करने के दो तरीके, रिवर्सिबल तरीका, इरिवर्सिबल तरीका। बस रिवर्सिबल तरीका, इरिवर्सिबल तरीका, मोड्स ऑफ प्रोसेस, काम करने के तरीका, काम करने का तरीका होगा, है ना। देखो, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिखा है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज ही बच्चों को समझ में नहीं आती है, थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज ही बच्चों को नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने इसलिए लिखा। हाँ, अब भाई बच्चे तो अब खाने पीने पे आ गए, खाने पीने पे आ गए हैं। देखो, यदि आप सारी चीजें कर लेते हो तो कोई खराब बात थोड़ी ना है ना। हाँ, मैं जो जो बना पाता था मैंने सिखा दिया तुम्हें, मैंने सिखा दिया तुम्हें, दाल चावल बनाना सिखा दिया है। हाँ, आ जाओ, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। तो देखो, प्रोसेस करने के दो तरीके होते हैं, एक रिवर्सिबल तरीका, एक इरिवर्सिबल तरीका। क्या होता है रिवर्सिबल तरीका, क्या होता है इरिवर्सिबल तरीका, इसको जरा सीखो, इसको जरा समझो। देखो, इरिवर्सिबल तरीका क्या है जरा समझिए। देखिए, ए प्रोसेस इन विच डायरेक्शन कैन not be the altered by small change in variable like p, v, t, etc. is called irreversible process। मतलब क्या है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझाता हूं और पढ़ाता हूं, गौर से सारे बच्चे इस बात पर फोकस करेंगे। देखिए बच्चों, ये एक हमारा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, ये हमारा एक क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है। इस कंटेनर में ये पिस्टन लगा है और इस पिस्टन पर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है ये, और ये पिस्टन है तो मूवेबल पिस्टन है, मूव कर सकता है। अब इसमें कोई गैस है, ऐसे 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 इस तरह से, ये गैस है हमारा, ये हमारा गैस है, तो गैस ही क्या हो गया, सिस्टम हो गया, इसी को आप नाम दोगे सिस्टम। गौर समझना। तो इनका कहना है इरिवर्सिबल मेथड वो मेथड है जिसमें प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में चलता है। ए प्रोसेस इन विच डायरेक्शन कैन नॉट बी अल्टर्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोसेस चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलेगा, उसकी डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि यदि पिस्टन नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा, आप इसको अब ऊपर नहीं ले जा सकते हो, आप इसको ऊपर नहीं ले जा सकते हो। यदि पिस्टन ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाता रहेगा, ये देखो पिस्टन नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा, ऐसे। तो सबसे पहली बात, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा है, डायरेक्शनल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, डायरेक्शनल प्रोसेस है। वो किसी एक डायरेक्शन में चलेगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब या तो ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। ये कैसा है, डायरेक्शनल प्रोसेस है। कौन, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का पी एक्सटर्नल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। इरिवर्सिबल प्रोसेस का पी एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चनों में यूज होगा, ध्यान रखना। इरिवर्सिबल प्रोसेस का प्रेशर कैसा होता है, कांस्टेंट। ये प्रोसेस फाइनाइट स्टेप में खत्म हो जाता है। कितने स्टेप में खत्म हो जाता है, फाइनाइट स्टेप, 1 2 3 4 ऐसे। ये प्रोसेस फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाता है। जब फाइनाइट स्टेप लेगा तो फाइनाइट टाइम लगेंगे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा और 2-4 स्टेप में खत्म हो जाएगा, 10 स्टेप में खत्म हो जाएगा, मगर वो स्टेप काउंटेबल है। और जब स्टेप काउंटेबल है तो टाइम काउंटेबल है, मतलब 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे खाना बनाना कैसा प्रोसेस है,
खाना बनाना कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है भाई। खाना या तो 1 घंटे में बन जाएगा, 2 घंटे में बन जाएगा, 10 घंटे में बन जाएगा, मगर बन जाएगा ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसा कोई भी प्रोसेस जो फाइनाइट टाइम पे खत्म हो रहा है वो इरिवर्सिबल है। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस है सब इरिवर्सिबल है। जैसे खाना खाना, कितने देर में खा लोगे? 5 मिनट में खा लोगे, 2 मिनट में खा लोगे, 10 मिनट में खा लोगे। तो कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। दिन का निकलना इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दिन निकलेगा तो रात आती है। दिन रात होना कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट टाइम पे होते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब, ऑल नेचुरल प्रोसेस एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सब के सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दिन रात होना, सर्दी गर्मी बरसात होना, सर्दी गर्मी बरसात होना। भाई अभी देखो बरसात चल रही है, फाइनाइट टाइम के लिए है। फाइनाइट टाइम के लिए 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी। फिर सर्दी आएगी, वो भी फाइनाइट टाइम के लिए 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी, है ना। हम लोग जो जी रहे हैं ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमारी लाइफ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? फाइनाइट टाइम के बाद मर जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि फाइनाइट टाइम के बाद ही जिंदा रहेंगे। भाई कोई 60 साल रहेगा, कोई 55 साल रहेगा, कोई 70 साल रहेगा, कोई 80 साल रहेगा, कोई 90 साल रहेगा, कोई 100 साल रहेगा। तो फाइनाइट टाइम पे हम खत्म हो रहे हैं ना, तो हमारी लाइफ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमारी लाइफ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है? एक ही डायरेक्शन में चलता है। इसका P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। ये फाइनाइट स्टेप में खत्म होता है, फाइनाइट टाइम में खत्म होता है। ऑल नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इतनी बात समझ गए सब लोग? इरिवर्सिबल प्रोसेस के पॉइंटर समझ गए? इरिवर्सिबल प्रोसेस के पॉइंटर। अच्छा, अब आओ रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ये गैस है, इसी को हम सिस्टम कहेंगे, और इसमें भी P एक्सटर्नल लग रहा है ऊपर से। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, पहला इसको पढ़ो कि ये लिख क्या रहा है। अ प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स is infinitesimally greater than opposing force is called reversible process। अब ये मैं बात बताता हूं। देखो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस ना के बराबर होता है, इनफाइनाइटिज्मली स्मॉल। ये देखो लिखा, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं, गौर समझिए। इसका मतलब क्या है? देखो आप पिस्टन में ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, तो ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। हम पिस्टन को नीचे दाब रहे हैं। अब गैस अंदर है तो गैस पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेल रही है, ये क्या है? अपोजिंग फोर्स है। इन दोनों के बीच में ये कह रहे हैं डिफरेंस ना के बराबर है। इन दोनों के बीच में ये कह रहे हैं डिफरेंस ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है, इनका ये कहना है। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर यदि पिस्टन नीचे जा रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा है यदि पिस्टन नीचे जा रहा है, और यदि पिस्टन ऊपर जा रहा है तो गैस का प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से। भाई ताकत की बात है, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन नीचे चलता चला जाएगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर की ओर भागता चला जाएगा। दोनों में डिफरेंस बहुत है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं? इसमें वो कह रहे हैं कि दोनों के प्रेशर के बीच में डिफरेंस बहुत कम है,
मतलब इनका कहना है कि एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस लगभग बराबर है, इनका जो डिफरेंस है वो ना के बराबर है, वो जो डिफरेंस है वो टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो। ये जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। ये प्रोसेस क्या होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब ये डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसे ये प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखो ये कैसा होगा, प्रोसेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑल टाइम। ये नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस डायरेक्शनल नहीं है, दोनों तरफ से चल रहा होगा। मतलब ये वाइब्रेट करता हुआ ऐसा चलता है, ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है, वाइब्रेट करता हुआ। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस नहीं है, ना के बराबर डिफरेंस है, जिसकी वजह से पिस्टन बहुत तेजी से नीचे नहीं जाएगा, बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, वाइब्रेट करता हुआ या तो नीचे जाएगा, वाइब्रेट करता हुआ या तो ऊपर आएगा, हिलता हुआ ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर। तो ये प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता है। ये प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप में खत्म होता है। मतलब इसको खत्म करने में कैसे स्टेप लगेंगे, इनफाइनाइट स्टेप लगेंगे। इसी वजह से इस प्रोसेस को खत्म करने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। कैसा टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। सोचो ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगा, मतलब इस प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए ना तो तुम देख पाओगे ना हम देख पाएंगे। क्यों? इनफाइनाइट टाइम लेगा ना, और हम लोग क्या है, फाइनाइट टाइम के लिए। भाई मेरी जिंदगी है कितनी होगी, 80 साल होगी, 90 साल होगी, 100 साल होगी, 70 साल होगी, 50 साल होगी। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही होगी, और ये तो इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगा, इनफाइनाइट स्टेप लेगा। तो ये तो जब खत्म होगा तब पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम बोल रहा है प्रोसेस को। ये देखो इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगा, इनफाइनाइट स्टेप में खत्म होगा प्रोसेस। और ये क्या है, गौर से देखते जाओ, इसका जो पी एक्सटर्नल है वो वेरिएबल होता है, इसका पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। ये जो पी एक्सटर्नल है बार बार चेंज होता रहता है, इसका पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। ये देखो, अब देखो और भी पॉइंट है, तो मैं कुछ पॉइंट है उनको लिख देता हूं। ये देखिए, ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, थ्योरेटिकल, मतलब पेन कॉपी पे मिलता है, आपने इसको देखा नहीं है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, मतलब हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस थ्योरेटिकल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। मतलब ये सिर्फ पेन कॉपी पे प्रेजेंट होगा, रियल लाइफ में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? इनफाइनाइट टाइम पे खत्म होगा, हम लोग इनफाइनाइट टाइम तक रहते ही नहीं है, तो हमें वो प्रोसेस समझ में कैसे आएगा। और ये क्या है, ये रियल प्रोसेस है, ये रियल प्रोसेस है, और वो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, वो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, थ्योरेटिकल प्रोसेस है, सिर्फ पेन कॉपी पे मिलता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता है। सिर्फ कहां पे मिलता है, पेन कॉपी पे मिलता है, ये वाला प्रोसेस। और ये रियल प्रोसेस है। डेली लाइफ में जितने भी प्रोसेस हैं सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपकी कार को, आपकी बाइक चलाना, कार चलाना, स्कूटर चलाना, ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? फाइनाइट टाइम के लिए तो चलती है, फिर रुक जाती है। न्यूक्लियर रिएक्शन भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। न्यूक्लियर रिएक्शन पूरी जिंदगी थोड़ी होती रहती है, नहीं तो जापान में जब
परमाणु बम गिरे थे वो अभी भी सक्रिय होते, अभी भी चल रहे होते, क्योंकि वो तो इन्फिनाइट टाइम के लिए है ना। तो जरा गौर से इन बातों को समझ लो कि ये क्या है, ये क्या है, और इनके पॉइंटर याद रखिएगा, इनके पॉइंटर याद रखिएगा, जैसे आपको पता रहे, क्योंकि इनके पॉइंटर पर क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो अब जब देखो हम लोगों ने क्या बात की, गौर समझो। हम लोगों ने कहा कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, और उस कुछ होने के दो तरीके हैं, या तो रिवर्सेबल मेथड से वो कुछ काम किया जाएगा, या इरिवर्सिबल मेथड से काम किया जाएगा। रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या है? इरिवर्सिबल मेथड डायरेक्शनल होता है, ठीक है, वो फाइनाइट स्टेप लेता है, फाइनाइट टाइम पे खत्म होता है। ये रियल प्रोसेस है, सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसका पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ये नॉन डायरेक्शनल है, हमेशा इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसका ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स लगभग बराबर होते हैं, ठीक है, ये इन्फिनाइट टाइम में खत्म होता है, इन्फिनाइट स्टेप लेता है, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, और इसका पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। ये देखिए, क्लियर, क्लियर। अब आप कह रहे हो क्वेश्चन दे दो, सॉरी बताओ, सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताओ। हम्म, अब देखो, इन ए थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सेबल प्रोसेस। अब रिवर्सेबल क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग चेंज ईच अदर, नो, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो, द सराउंडिंग इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद सिस्टम, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। द सिस्टम चेंज इनटू सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली, नहीं भाई, इन्फिनाइट टाइम लेता है ये तो यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए। एक ए है, ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है, ठीक है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, आप अपना देख के बताइएगा। ये टेम्परेचर है, ये इसका प्रेशर है, और ये इसका वॉल्यूम है। फिर जब ये यहां पहुंचा तो सिचुएशन ये है, फिर जब ये यहां पहुंचा तो सिचुएशन ये है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन ए टू बी is a isothermal process, isothermal process, B to C isobaric process, C A to C, A to C isocoric process, ऑल करेक्ट। बताओ भाई, सही आंसर क्या है?
सही आंसर क्या है, सारे बच्चे दें। ए से बी आइसोथर्मल है, बी से सी आइसोबैरिक है, ए से सी आइसोकोरिक है। ऑल करेक्ट। ए से बी आइसोथर्मल है, तो यदि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर वेरिएबल है, आइसोथर्मल नहीं है। बी से सी आइसोबैरिक है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। ए से सी आइसोकोरिक है, वैल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है। पहले भी 1 लीटर था, अभी भी 1 लीटर है, इसका मतलब वैल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, आइसोकोरिक है। ऑल करेक्ट, अपने आप ऑल करेक्ट। आवाज करेक्ट हो रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट, अब जरा देखिए, अब देखिए जरा, अब सही है। सही है सब बच्चों को आवाज, ओके क्लियर है। तो देखो जरा, अब ध्यान दो, अगेन क्रैक हो रही है। अब देखो जरा, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ भाई, अब सही है। अभी भी क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है। नो सर, अब ठीक है। अब सही है, 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 सही है यार, सही है यार, सही है यार, सही है यार। चलो भाई, तो देखो यार, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। क्या होता है स्टेट फंक्शन, क्या होता है पाथ फंक्शन, बताओ भाई। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, अब बताता हूं, गौर से देखो। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती, रास्ते पे डिपेंड नहीं करती है, कौन सा रास्ता चूज करते हो उससे कोई फर्क नहीं, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है। वो सेट ऑफ प्रॉपर्टी स्टेट 1, सेट ऑफ प्रॉपर्टी स्टेट 2, इस पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है उनको स्टेट फंक्शन कहा जाता है। ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, बस आप किस पाथ से काम कर रहे हो इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं।
एनी नंबर ऑफ स्टेप रिजल्ट इज द सेम। मतलब जैसे मान लो ये एक सेट ऑफ फैक्ट, देखो इधर ध्यान दो, ये यहां ए पॉइंट है, ये एक इनिशियल स्टेट है और ये एक फाइनल स्टेट है। अब आप ए से बी तक जा रहे हो, अब आप चाहो तो एक स्टेप में चले जाओ ऐसे, ये एक बार में चले गए। अब आप चाहो तो ऐसे जाओ, ऐसे पहुंचे, उनकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड करने वाली वैल्यू है। ए से इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों में सेम है, तो वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते कि रास्ता कौन सा है, वो वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एक करके 10 रुपए दूं या एक साथ 10 रुपए दूं, वैल्यू में चेंज तो बराबर है ना, मगर तरीका अलग अलग है, पाथ अलग अलग है, पाथ अलग अलग है। एक एक करके दे रहे हैं तो 10 स्टेप चले, और एक साथ 10 रुपए दे रहे हैं तो एक ही स्टेप चले। तो स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। यदि स्टेट सेम तो वैल्यू सेम होगी, उनको पाथ से लेना देना नहीं है, आपने वो काम कैसे किया है कैसे नहीं किया है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि स्टेट सेम है तो वैल्यू सेम होगी। अच्छा, पाथ फंक्शन क्या होते हैं? पाथ फंक्शन स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। ये क्या है? डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ प्रोसेस, डिफरेंस स्टेप रिजल्ट इज डिफरेंट। मतलब ये जो होते हैं पाथ के साथ साथ स्टेट पर भी डिपेंड करते हैं, दोनों पे डिपेंड करते हैं। ये देखिए, यदि हम ए से बी जा रहे हैं और यदि हम इस स्टेप से गए और हम इस स्टेप से गए तो वैल्यू अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, स्टेट फंक्शन बोली जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करती हैं उन्हें पाथ फंक्शन बोलते हैं। पहले डिफिनीशन समझ में आ गई? एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले डिफिनीशन समझ लो। पाथ फंक्शन क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेट के साथ साथ, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करे उन्हें पाथ फंक्शन कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे उन्हें स्टेट फंक्शन कहते हैं। वो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, तो उन्हें स्टेट फंक्शन कहते हैं, उन्हें स्टेट फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई? इसका एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं, जैसे आपको ये बात समझ में आए। देखो, हम ए पे थे, हमने डिस्टेंस चली, बी पे पहुंचे, डिस्टेंस चली कितनी? 10 सेंटीमीटर। फिर हमने डिस्टेंस चली, सी पे पहुंचे, कितनी डिस्टेंस चली? 5 सेंटीमीटर। फिर हमने डिस्टेंस चली, डी पे पहुंचे, कितनी डिस्टेंस चली हम लोगों ने? ठीक है, मान लो 6 सेंटीमीटर, और डी पे पहुंच गए। अब आप मुझे डिस्टेंस की वैल्यू बताओ टोटल, ए टू डी, ए टू डी। तो आपने कितनी डिस्टेंस चली? 10, 5 और 6, 21 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस क्या है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बताओ। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना हुआ है, इतना। अब ये मान लो हमारा, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 9 सेंटीमीटर है। यदि मैं ए वापस पूछूं, टोटल पूछूं,
तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही है आपने, ये पूरा सर्किल खत्म करने में कितनी डिस्टेंस तय की आपने, पूरा सर्किल जहां से चले थे वहीं पे आने में आपने कितनी डिस्टेंस तय की, 10, 5 15, 6 21 और 9 30, मगर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0। क्यों, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 0। उसको पाथ से मतलब ही नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस है। तो पाथ फंक्शन सिर्फ ये होते हैं, देखो कौन कौन से पाथ फंक्शन होते हैं, डिस्टेंस, हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी। डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी, ये पाथ फंक्शन है। इसके अलावा कोई भी बोला जाए स्टेट फंक्शन साथ दो, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। इसके अलावा कोई भी हेडिंग आए उसको आप स्टेट फंक्शन छाप दो। टेम्परेचर, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। कुछ भी लिखा हो तो पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, ये पाथ फंक्शन है। इसके अलावा कोई भी बोला जाए आप स्टेट फंक्शन छापोगे। डिफरेंस क्या है, पाथ फंक्शन वो होते हैं जो स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो स्टेट फंक्शन, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो स्टेट फंक्शन। जरा बताओ, बच्चों ने कहा हम क्वेश्चन करेंगे, मैंने बताइए, बताओ भाई सारे बच्चे, वर्क स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, हीट स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन, है ना, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, नंबर ऑफ मोल स्टेट फंक्शन, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी। ये बताओ विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इसका मतलब क्या निकालना है, विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इसका मतलब पाथ फंक्शन निकालना है, इसका मतलब पाथ फंक्शन निकालना है। तो पाथ फंक्शन कौन कौन होते हैं, वर्क है नहीं, हीट है हाँ, हीट कैपेसिटी है नहीं, डिस्टेंस है नहीं, तो बस तीसरा आंसर, तीसरा आंसर यस। अब आपका मन कर रहा है तो एक और बता दो, विच वन इज ए स्टेट फंक्शन है, वर्क, हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस, ये क्या है, पाथ फंक्शन है। इसके अलावा स्टेट फंक्शन, तो ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन कौन है, डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटी।
इसके अलावा जो भी दिखेगा स्टेट फंक्शन। बताओ, हाउ मैनी प्रॉपर्टीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन? हाउ मैनी प्रॉपर्टीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन? वर्क, हीट, डिस्टेंस, हीट कैपेसिटी, पाथ फंक्शन है। वर्क, हीट, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन है। इसके अलावा जो भी है स्टेट फंक्शन, 1 2 3, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। यस, क्या बात समझ पा रहे हो? वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, ठीक है, और डिस्टेंस, पाथ फंक्शन। इसके अलावा कुछ भी है स्टेट फंक्शन। कर लोगे? कर लोगे आप लोग? अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर सीएसडी लिख दो, तो देखो सीएसडी लिख देता हूं। देखिए, पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन कौन होगा? स्टेट एंड पाथ दोनों पर डिपेंड करता हूं। पाथ है ना, डिपेंड अपॉन बोथ। दोनों पर डिपेंड करता है तो पाथ फंक्शन है। कौन कौन से होते हैं? डिस्टेंस, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी। स्टेट फंक्शन क्या होता है? only depend upon स्टेट। जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। नॉट डिपेंड पाथ, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो पाथ और स्टेट दोनों पे डिपेंड करेंगे उन्हें हम पाथ फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ये देखो, ये सारी बातें आप समझ गए। अच्छा देखो, अब आपको क्या क्या रिवाइज करके आना है ये ध्यान रखिए। कल से वो प्रॉपर्टी चालू होंगी जिनमें क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। मतलब कल से चालू होगा क्या? हीट, वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। ये 5 हेडिंग पे आप एक क्वेश्चन पेपर में मान के चलो हमेशा आएगा। वर्क, हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये उनके बेस हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया ये बेस है। कल से वो स्टार्ट होंगे जिनमें क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो कल से खूब भर भर के क्वेश्चन होंगे। वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंथैल्पी। तो कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होंगे, तो आप इस सब को रिवाइज करके आइएगा। इन सारी चीजों को सारे बच्चे रिवाइज करके कल आएंगे, ठीक है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है? मस्त चल रहा है माहौल? मस्त चल रहा है? यस, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, और कल पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है? बाय बाय, अपना ध्यान रखो।